अखबार के दफ्तर से आशीष अभी अभी लौटा था। जब उसने अपने फ्लैट के सामने कार रोकी तो उसकी पत्नी मोनिका कार की आवाज़ सुनकर भी बाहर नहीं आई। ये कोई नई बात नहीं थी, ऐसा अक्सर होता आया है। वैसे तो आने के समय पर फ्लैट का दरवाज़ा खुला ही रखा जाता था, फिर भी कभी कभार ज़रूरत पड़ती तो मोनिका दरवाज़ा खोलने के बाद तुरंत मुड़कर वापस अपने कमरे में चली जाती। आशीष इसका आदी हो चुका था, इसलिए अब भावनाएं आहत होने जैसी कोई खास बात नहीं थी। फ्लैट में घुसने के बाद वो टाई को ढीला करके सोफे पर सूट और जूते पहने ही पसर गया। कुछ देर तक यूं ही अधलेटा सा पड़ा रहा। अक्सर फ्लैट में आने के बाद ना तो वो मोनिका को आवाज़ देता था और ना ही वो खुद उसके पास आकर बैठती थी। शुरू में तो उसे लगता था कि घर पहुंचने पर वो उसके पास आकर बैठे, चाय कॉफ़ी पिए, कुछ बातें करे, लेकिन जब ऐसा होना ही नहीं था तो उसने भी हालातों से समझौता कर लिया। क्या सोचा था, क्या हो गया? उसने आह भरी और चाय बनाने के लिए किचन में घुस गया। मोनिका बेड पर अधलेटी सी टीवी देख रही थी। आशीष ने चाय का एक कप बिना बोले उसके पास रख दिया और फिर अपना कप लेकर दूसरे कमरे में, जिसे उसने एक ऑफिस में भी तब्दील कर दिया था और जिसमें वो सो भी जाया करता था, चला गया। चाय पीने के बाद उसने मेज पर हथेलियां रखकर उन पर सिर टिका लिया। मोनिका के साथ आशीष ने लव मैरिज की थी, परिवार वालों और समाज की परवाह किए बिना। प्यार की वजह से हुई ये शादी बेमेल थी। मोनिका पारिवारिक, आर्थिक और शैक्षिक हर तरह से उससे बहुत कमज़ोर थी। वो काफ़ी पढ़ा लिखा था, जबकि मोनिका मात्र काम चलाऊ पढ़ी लिखी। दोनों परिवारों के बीच सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भी बहुत अंतर था। आशीष ने इस सब अंतरों को प्यार के चोले में छिपाते हुए मोनिका को अपने जीवन में जगह दी थी। लेकिन सच तो सच है, सच और कल्पना में कोई तालमेल हो ये ज़रूरी नहीं। कभी न कभी तो सच्चाई सामने आती ही है। बेटी नेहा के माता पिता बनने के बाद आशीष और मोनिका के बीच अंतरों के कारण तल्खी बढ़ती गई। पहले जिन अंतरों को अनदेखा किया जाता था, वही अब झगड़े की वजह बनकर दोनों के बीच आने लगे। नतीजा ये हुआ कि समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे दोनों के बीच चुप्पी छाती गई। 24 साल हो गए इन हालातों में जीते जीते। नेहा बाहर पड़ती है, घर में दो ही लोग और दोनों ही चुप। आशीष ने सोचा था मोनिका इतनी बढ़िया सुख सुविधाएं पाकर बहुत खुश होगी, लेकिन हुआ इसका उलट। रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही तो मिल रही थी आशीष को। अच्छी कॉलोनी में रहने का खर्च कम नहीं होता, लेकिन मोनिका आर्थिक हालातों से समझौता करने के बजाय दिनों दिन बढ़ती जा रही सुख सुविधाओं की इच्छाओं को मनवाने के लिए बात बात पर झगड़ा करते हुए, रो पीट कर, कुतर्कों और अपशब्दों के साथ चीख चिल्लाकर अपनी जिद पूरी कराने लगी। झगड़ा थमने के बाद भी बहुत देर तक उसका जोर जोर से बड़बड़ाना जारी रहता। तनाव से बचने के लिए अक्सर वो पार्क में चला जाता, फिर देर रात लौटता। उन दोनों के बीच चुप्पी की एक और बड़ी वजह ये भी रही। मोनिका के रोजमर्रा के तानों से बचने के लिए आशीष ने रिटायरमेंट के बाद अखबार के एक दफ्तर में उप संपादक की नौकरी पकड़ ली। उधर मोनिका ने भी अपनी बढ़ती इच्छाओं को पूरा करने के लिए कमाई करने की गरज से जबरदस्ती किराए की दुकान लेकर बुटीक का काम शुरू कर दिया। इससे आपस में निर्भरता कम हो जाने ने दूरी में और इजाफा कर दिया। शादी के शुरू के दिनों में नेहा के पैदा होने के बाद मोनिका 2 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उसने पारिवारिक कलह, डांवाडोल वैवाहिक जीवन और अपनी सेहत खराब रहने की बात कहते हुए दोनों बार आशीष की मर्जी के बिना ही अबॉर्शन करा लिया। इसके बाद तो दूरी ऐसी बढ़ी कि दूसरे बच्चे के जन्मने का रास्ता ही बंद हो गया। आशीष को सबसे ज़्यादा नागवार यही लगा। ऐसे में आगे जो परिणाम होना था वो होकर ही रहा। पहले बेड अलग हुए, उसके बाद कमरे। दोनों का जीवन पति पत्नी के दायरे से बाहर निकलकर निजी सा हो गया। आपसी बातचीत बंद करने की शुरुआती दिनों की परेशानी के बाद आशीष और मोनिका दोनों ही इस स्थिति में एडजस्ट हो गए। फिर भी जब तक मोनिका के किसी न किसी बहाने
परेशान करने से उपजे तनाव से बचने के लिए आशीष उससे दूरी बनाने लगा। धीरे धीरे अकेलापन उस पर हावी होता गया। वो नहीं चाहता था कि घरेलू तनाव का बुरा असर बेटी नेहा के भविष्य, करियर और वैवाहिक जीवन पर पड़े। इसके लिए चुप्पी और दूरी के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। फिर भी जब वो दूसरे परिवारों में पति पत्नी के बीच प्यार और अपनापन देखता तो दुख की एक टीस सी जरूर दौड़ जाती उसके अंदर। संयोग किससे कब और कैसे मिला दे कोई नहीं जान सकता। आशीष अपनी कविताएं सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहता था। एक दिन एक महिला फॉलोवर ने तारीफ करते हुए लिखा, बहुत सुंदर कविता है आपकी, दूसरी कविताएं भी पढ़ना चाहूंगी। ये अनुराधा से उसकी पहली बातचीत थी। आशीष ने दूसरी कविता पोस्ट की। इस बार तारीफ के साथ ही अनुराधा ने उसे चैटिंग की रिक्वेस्ट भेज दी। आशीष ने तीसरी कविता अनुराधा की पर्सनल वॉल पर पोस्ट की। इस पर जवाब आया, लगता है बहुत दर्द भरा है आपके अंदर। बुरा न माने तो एक बात कहूँ, आपका दर्द आपकी कविताओं में भी झलक रहा है। ऐसी बात नहीं, बस अपने शौक के लिए लिखता हूँ। आशीष ने बात टालनी चाहिए। नहीं आशीष जी, आप ज़रूर कुछ छिपा रहे हैं। एक कवि अक्सर वही लिखता है जो उसके अंदर चल रहा होता है। ज़रूर अंदर ही अंदर कोई दुख आपको खाए जा रहा है, वरना कविताओं में इतने दर्द से लिपटे शब्द यूं ही नहीं निकलते। उधर से कमेंट आया। कुछ देर तक आशीष के चुप रहने पर अनुराधा ने लिखा, ठीक है, मत बताइए, मुझे हक भी नहीं है आपके निजी जीवन को टटोलने का। गलती हो गई, माफ़ी मांगती हूँ। अरे नहीं, लेकिन अब जो भी है वो मुझे ही सहना है, किसी से शेयर नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, बस एक दोस्त के नाते हमदर्दी सी उठी थी दिल में। सच तो यही है कि मेरा आपसे कोई रिश्ता ही नहीं। गलती मेरी ही थी, मुझे आपसे पूछना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। आशीष ने अनुराधा को सहज करने के लिए लिखा तो उसका जवाब आया, जी ठीक है, कविताएं भेजते रहिए, उसमें तो कोई ऐतराज़ नहीं है ना। जी भेजता रहूँगा। ये अनुराधा और आशीष के बीच पहली बार कुछ लंबी बातचीत थी। रात को सोने से पहले ना चाहते हुए भी दो चेहरे रह रहकर उसके सामने आते रहे, एक मोनिका और दूसरा अनुराधा का चेहरा। कितना अंतर था दोनों में। एक पत्नी होकर भी उसकी भावनाओं से बहुत दूर थी, एकदम लापरवाह ही नहीं बल्कि परेशान करने वाली, तनाव देने वाली। और दूसरी अनुराधा जो बहुत दूर रहते हुए भी बिना मिले ही उसके अंदर के दर्द से कितनी जुड़ती जा रही थी। उस रात बहुत देर तक वो अनुराधा के एक एक शब्द का अर्थ खोजता रहा। ऐसा करते हुए उसे तनाव से कुछ राहत सी मिलती लगी। दूसरे दिन डिनर के बाद आशीष कॉलोनी के पार्क में अकेला टहलने चला गया। बीते कई सालों से अकेले ही तो घूमने जाता था, अब तो आदत सी हो गई थी। वो पार्क में पड़ी सफ़ेद पत्थर से बनी बेंच पर बैठकर वहां आए लोगों को देखने लगा। ज़्यादातर लोग अपने परिवार के साथ ही थे, कुछ एक पति पत्नी के जोड़े भी, शायद 3-4 प्रेमी प्रेमिका भी पार्क के कोने में बैठे थे। कुछ एक लिव इन रिलेशन के भी जोड़े थे जिनकी थोड़ी बहुत चर्चा थी कॉलोनी में। पॉश कॉलोनी में तो वैसे भी किसी को दूसरे के जीवन में झांकने की ज़रूरत भी नहीं होती। अपने साथियों के साथ कोई घास पर बैठा बतिया रहा था तो कोई पुरुष और महिला एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले टहल रहे थे। मेरे ही भाग्य में ये सब कुछ क्यों नहीं, उसने सोचा। उसकी आंखों के सामने फिर मोनिका और अनुराधा के चेहरे घूम गए। वो अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। देखा तो अनुराधा का ही था। हेलो, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बात हो सकती है? मैसेज में लिखा था। नहीं, कोई काम नहीं है, पार्क में आया हूँ घूमने, आशीष ने जवाब दिया। आशीष जी, आपकी नई कविता भी बहुत इमोशनल थी। मैं इतनी डूब गई उसमें कि आपको बताने से खुद को रोक नहीं पाई। अच्छा किया, इससे मुझे आगे और लिखने की प्रेरणा मिलती है।
मैंने पहले भी पूछा था, आप टाल गए थे, लेकिन पूछे बिना रह नहीं पा रही हूँ। बताइए ना, क्या बात है? आप मुझ पर विश्वास कर हर सुख दुख को शेयर कर सकते हैं। मैं अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहता। बस इतना समझ लो कि कुछ बातें हैं जिन्होंने जिंदगी के मायने बदल दिए हैं। जो सपने देखे थे बिखर गए कहीं। समझती हूँ, और समझती इसलिए भी हूँ कि खुद मैं भी जीवन में अधूरेपन से टूट चुकी हूँ। अगर शेयर कर ले तो मन का बोझ हल्का हो जाएगा। हो सकता है एक नई उम्मीद जन्म ले। आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी, ये मैं वादा करती हूँ। मैं आपके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, कुछ बताइए। आशीष ने मैसेज किया। इस पर अनुराधा ने जो लिखा उससे पता चला कि वो मुंबई में रहती है, पति और एक बेटी के साथ। पहले पति लखनऊ में सरकारी पद पर अधिकारी थे, फिर रिटायरमेंट के बाद बीते 1 साल से अपने मूल निवास मुंबई में शिफ्ट हो गए। खाली समय में पति ने पार्ट टाइम जॉब पकड़ लिया और अनुराधा ने घर संभाला। उसने बताया कि उसके पति को दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाने और ड्रिंक की लत लगी हुई है। इसकी वजह से अक्सर घर में झगड़ा होता रहता था। उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए उसने बेटी को एमबीए की पढ़ाई के लिए पूना भेज दिया था। खुद तनाव से मुक्ति पाने के लिए वो कविताओं और गीत संगीत में डूब गई। इसके अलावा तो खालीपन था ही उसके जीवन में। अनुराधा के खुलने के बाद आशीष को भी उसके मैसेज की तलब सताने लगी। आत्मीयता बढ़ी तो दोनों आपकी जगह तुम पर उतर आए। तीसरे दिन जब वो पार्क के किनारे घास पर बैठा था तो अनु का मैसेज फिर आ गया। देखो, मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, सो तुमसे सब कुछ शेयर कर लिया। अजनबी ही तो हो, फिर भी विश्वास किया तुम पर। अब काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर तुम्हारे लिए हमदर्दी पैदा होती जा रही है। कुछ तो बताओ। मैसेज में एक विनती थी। इधर से चुप्पी बनी रही तो अनुराधा ने दूसरा मैसेज भेजा। तुम मुझे अनु कह सकते हो। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकती हूँ? अनु जी, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, और वैसे भी एक टूटे हुए आदमी को किसी भी नाम से बुलाया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? आशीष, मैं तुम्हारे नाम के आगे जी नहीं लगा रही। तुम भी सिर्फ अनु कहो। तुम मानो या न मानो, लेकिन मैंने तो स्वीकार कर लिया कि हम दोनों दोस्त बन गए हैं। आत्मीयता के ऐसे शब्द तो आशीष ने कई वर्षों से सुने ही नहीं थे। मोनिका तो सहज भाव से बात भी नहीं करती थी, उल्टा वो तो कड़वे शब्दों की बारिश करती थी। दोनों ही नारी हैं, तो क्या इतना बड़ा अंतर हो सकता है एक नारी से दूसरी नारी के बीच? उसने अनु के वॉल पर उसकी फोटो को देखा। लगा जैसे बरसों से पहचानता हो उसे। कुछ भी ना होते हुए बहुत कुछ होती जा रही थी अनु उसके लिए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो अनु के चेहरे में कुछ खोजने लगा। क्या हुआ आशीष, कहाँ खो गए? अनु के मैसेज से वो कल्पनाओं से बाहर निकल आया। वो मैं तुम्हारा फोटो देखकर सोच रहा था कि कुछ दिन पहले तुम कितनी अजनबी थी और आज कितने करीब आ गई। अच्छा जी, लग रहा है जैसे बरसों बाद मुझे कोई मेरा अपना मिल गया है। तो अपना समझकर ही बता दो, कौन सा दुख तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? इसके बाद दोनों वॉइस मैसेज पर आ गए। आशीष ने अनु के सामने अपने दर्द से भरी किताब का एक एक पन्ना खोल कर रख दिया। जब कोई अपनापन दे तो उसके सामने अंदर के सारे दर्द ना चाहते हुए भी उमड़ ही पड़ते हैं। ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हारी और मेरी कहानी अलग नहीं है, बहुत कुछ एक जैसी ही है। हम दोनों भी कैसा भाग्य लेकर आए। जीवन एक बार मिला, लेकिन उसमें भी अकेलापन, उदासी, कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई उमंग नहीं। कभी कभी तो लगता है कि आत्महत्या कर लूं, या फिर मोनिका के कड़वे व्यवहार से बचने के लिए कहीं बहुत दूर ऐसी जगह चला जाऊं जहां वो मेरा मरा चेहरा भी देख नहीं पाए। आशीष दुखी स्वर में बोला। तुम परेशान मत हो, अच्छा किया जो मुझे बता दिया, नहीं तो अंदर की घुटन जीने नहीं देती। अब मैं चलती हूँ, कल इसी समय फिर बात करते हैं। इसके बाद जो होना था वही हुआ, यानी पहले दोस्ती, फिर गहरा अपनापन और आखिर में प्यार। सोशल मीडिया पर ही
उनका प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को पति पत्नी की तरह स्वीकारने लगे और उसी रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। एक दूसरे से मिलने की कल्पनाएं समुद्री लहरों की तरह आकाश को छूने की कोशिश करने लगी। दोनों के जीवन में फिर से सावन की फुहारें हिलोरे मारने लगी। प्रेम की हवा के बीच एक द्वंद्व कभी कभी आशीष को जरूर कचोटता था। जब भी वो कल्पनाओं में अनु के करीब जाता, अनु का पति, बेटी, मोनिका एवं नेहा उसके और अनु के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। तब कई प्रश्नों से घिर जाता था वो। क्या शादीशुदा पुरुष और महिला के साथ प्रेम संबंध बनाया जाना ठीक है? क्या उसके और अनु के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो अनु के पति और मोनिका के साथ विश्वासघात नहीं है? साथ ही ये आशंका भी कि अगर धोखे से भी अनु के पति और मोनिका को पता चल गया तो क्या होगा? मोनिका तो प्रलय ले आएगी। उधर अनु का पति भी उसका न जाने क्या हाल करे। बात खुलने पर सामाजिक प्रतिष्ठा गिरने के साथ ही कहीं कानूनी शिकंजे में फंस गया तो? और इससे भी ऊपर मोनिका और नेहा के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास। द्वंद्व से लिपटा ये कैसा भंवर था? एक और प्यार और अपनापन और दूसरी ओर अपनी ही नजरों में गिरते हुए आत्मग्लानि के थपेड़े एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ। जब यह घुटन असहनीय हो गई तो एक दिन उसने अनु से अपना दर्द कह ही दिया। अनु, हम दोनों शादीशुदा हैं। क्या हमारे बीच इस तरह का संबंध सही है? इसमें गलत क्या है? जो हमारे नाम के अपने हैं उनका व्यवहार देखो। क्या हमें खुशियों के साथ जीने का कोई अधिकार नहीं है? उधर से अनु ने दो टूक अपना फैसला सुना दिया कि अगर वो इस प्यार के बंधन में हैं तो अपने जीवन साथियों की उपेक्षा और बुरे व्यवहार के कारण ही हैं। वे ही दोषी हैं इस हालात के लिए। वो कुछ भी करें फिर भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उनके लिए। वो हमारे साथ एक बंधन में बंधे हैं। अनु तो जैसे हर सवाल का जवाब लेकर ही बैठी थी। उसने लिखा, तो उनके प्रति जिम्मेदारियां तो निभा ही रहे हैं ना? क्या सारी जिम्मेदारियां हमारे ही हिस्से में हैं? उनकी कोई जिम्मेदारी हमारे लिए नहीं है? जहां तक वैवाहिक बंधन की बात है तो वो तभी तक मर्यादित रह सकता है जब पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को समझें। एक तरफा रस्म मोहब्बत कब तक निभाई जाएगी, समझे मिस्टर? जब इधर से कोई जवाब नहीं गया तो अनु ने फिर कहा, मेरे पति और तुम्हारी पत्नी हमें परेशान करने की कोई सीमा नहीं छोड़ रहे और हम पूरी तरह उनके प्रति समर्पित रहें। ये क्या बात हुई? वैसे देखा जाए तो वो ही संबंधों की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, जबकि हम एक दूसरे से सिर्फ सच्चा प्यार ही तो पा रहे हैं और वो भी बिना किसी वासना के। फिर भी समाज की मर्यादाएं तो हम तोड़ ही रहे हैं ना? हम कोई मर्यादा नहीं तोड़ रहे हैं। मैं और तुम बहुत दूर हैं, मिलना छूना तो बहुत दूर। हमारी तो आमने सामने बात भी नहीं हो रही है। फिर आगे भावुकता से भरे शब्द, देखो हम एक दूसरे से शायद ही कभी मिल पाएं। मैं जानती हूँ तुम्हारी और अपनी सीमाएं। ऐसे में अगर भावनाएं शेयर करके एक दूसरे की प्यार की भूख को शांत कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? किसी को दुख दिए बिना कुछ खुशियां चुरा ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अनु के तर्कों के सामने आशीष की आत्मग्लानि टिक न सकी। उसका मन एकदम हल्का हो गया। फौरन लिखकर उसने अनु का आभार जताया। तुम्हारे विचारों के आगे नतमस्तक हूँ, तुम सही कह रही हो। मन का बोझ हल्का हो गया। अनु, सच तो ये है कि तुम्हारे साथ बात करके मैं खुद को तनाव मुक्त और बहुत खुश पाता हूँ। मुझे लगता है ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। घर में खुशियाँ नहीं मिलेंगी तो बाहर तो खोजी ही जाएंगी ना। इंसान कोई पत्थर नहीं है, उसमें भावनाएं होती हैं। शरीर के साथ ही भावनाओं की संतुष्टि भी जरूरी है। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि अगर भावनाओं की संतुष्टि मिल जाए तो शरीर की संतुष्टि की जरूरत भी नहीं रह जाती। लेकिन संबंधों को छुपाना तो गलत है। फिर वहीं आ गए, अरे ये कोई चोरी नहीं है और ना ही कोई धोखा है। कुछ चीजें सही होती हैं फिर भी छुपा कर रखनी पड़ती हैं। बुद्धू राम, समझे या नहीं? सामने होती
तो इस बात पर तुम्हें आंख जरूर मारती। आशीष की समझ में नहीं आया कि अब क्या कहे। बस अनु तुम भी लिखकर रह गया। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सत्यवादी मत बनो। अनु के तर्क संकोची प्रवृत्ति के आशीष के लिए आत्मग्लानि और तनाव से मुक्ति दिलाने में बहुत सार्थक सिद्ध हुए। आगे चलकर मोबाइल फोन पर बहुत सी बातें बेबाकी से होने लगी। दोनों अपनी कल्पनाओं में एक दूसरे से मिलते, कभी हाथों में हाथ डाले हिल स्टेशन पर घूमते, कभी बारिश में भीगते, कभी किचन में मनपसंद डिश बनाते, तो कभी शाम को समुद्र की रेत पर घंटों बैठे रहने के सपने देखते। अनु तो वैसे भी बहुत मुंहफट थी। जब कभी आशीष थोड़ा गंभीर लगता तो ठंड में एक ही रजाई में घुसकर चिपट जाने की और उससे आगे की भी बातें करने लगती। वो ठिठोली कर उसे छेड़ती कि कितने बच्चे चाहिए उसे। कभी कभार आशीष भी कह देता, कब तक बचोगी, जिस दिन मिलोगी भगा ले जाऊंगा, समझी। तब दोनों देर तक हंसते रहते। समय बीता तो दोनों का प्यार बढ़ता गया। इसी के साथ रूबरू मिलने की इच्छा भी तेज होती गई। दोनों जानते थे कि उनके वास्तविक मिलन की कोई संभावना है ही नहीं, फिर भी लगता था कि जीवन में एक बार उस अनजान साथी को देख तो लें, चंद लम्हे उसके साथ बिता तो सकें, जिसने रेगिस्तान से उनके जीवन में एक हरियाली ला दी थी। आशीष ये सब सोच ही रहा था कि अनु की मैसेज की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। इस बार मैसेज में अनु ने उससे कम से कम एक बार रूबरू मिलने की इच्छा जताई थी। अनु ही नहीं, वो खुद भी अनु से एक बार मिलना चाहता था। तय ये हुआ कि दोनों मुंबई के समुद्री तट पर किसी पार्क में मिले, किसी गेस्ट हाउस में रुकें, ढेर सारी बातें करें, 2 दिन घूमें फिरें, फिर वापस अपने अपने परिवारों में लौट जाएं। इस पर दोनों बहुत देर तक सोचते रहे और अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करते रहे। आशीष और अनु दोनों के अपने अपने परिवारों में दूरियां इस हद तक बढ़ चुकी थीं कि कौन कहाँ जा रहा है इसको बताने की भी जरूरत नहीं रह गई थी। उस रात बहुत देर तक आशीष सो नहीं सका। रह रहकर कभी उसे अनु का प्यार बुलाता तो कभी अपराध बोध घेर लेता, लेकिन आखिरकार प्यार की ही जीत हुई। उसने पक्का इरादा कर लिया कि ऑफिस से 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर ट्रेन से मुंबई के लिए निकल जाएगा। मोनिका से पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसे तो उसके घर में होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अक्सर तो वो घर में रहने पर ही उसे कोसती पीटती रहती थी। मुंबई के लिए सीधी ट्रेन सुबह 10 बजे जाती थी। आशीष सुबह जल्दी ही उठ गया। उसने सप्ताह भर के लिए रोजमर्रा का जरूरी सामान एक छोटे से सूटकेस में ठूंसा और डाइनिंग टेबल पर एक कागज पर एक जरूरी काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर जा रहा हूं लिखकर मोनिका के कमरे में झांका। वो अपने कमरे में ब्रेकफास्ट लेते हुए टीवी देखने में मशगूल थी। आशीष ने कुछ कहना चाहा, लेकिन संबंधों के बीच टूटन के चलते होठों पर शब्द नहीं आ सके। लंबा सफर था। ट्रेन को दूसरे दिन सुबह मुंबई पहुंचना था। मुंबई में स्टेशन से उसे उस पार्क में जाना था जहां अनु को आना था। स्टेशन पर काफी भीड़ थी। कई अनजाने चेहरों के बीच कुछ चेहरे जाने पहचाने भी मिले। उनसे अपने आप को बचाता हुआ वो कंपार्टमेंट में घुस गया। फिर भी उसे लगा कि जैसे लोग उससे पूछ रहे हों, आशीष बाबू किधर, क्या लंबे सफर पर जा रहे हो। वो जल्दी ही अपनी सीट पर चला गया। बैठने के कुछ देर बाद हाथों पर अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में जैसे ही ट्रेन चली, पत्नी मोनिका और बेटी नेहा के चेहरे सामने आने लगे। ध्यान हटाने के लिए उसने खिड़की से बाहर झांका। बाहर तेजी से पीछे भागते पेड़ों को देखकर लगा कि जैसे उसका भी सब कुछ छूट रहा है। उसने फिर आंखें बंद कर ली और लेट गया। गाड़ी के हिचकोलों से उसे जल्दी ही नींद आ गई। दूसरे दिन तड़के सुबह जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, आशीष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही तो वो शहर है जहां अनु रहती है। हजारों मील दूर से अब वो उसके कितने करीब आ गया है। बीते 1 साल से वो सिर्फ कल्पनाओं में ही अनु के शहर को छूता रहा था। अजीब रोमांच से भर गया था वो।
फ्रेश होने के बाद वो स्टेशन से बाहर आकर घास के मैदान में अधलेटा सा बैठ गया। अनु ने बताया था कि स्टेशन से उसकी कॉलोनी का टैक्सी से कोई 10 मिनट का रास्ता था, यानी अनु बिल्कुल पास ही है। क्या कर रही होगी इस वक्त? उसने तुरंत फोन पर पूछा। अनु, मैं स्टेशन पर आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? तुम्हारे दिल में, तुम्हारे पास। पहले अनु ने उसे छेड़ा, फिर बोली, तुम सनराइज पार्क पर पहुंचो, मैं वहीं हूँ। टैक्सी वाले को बोलना ले आएगा, सीधा रास्ता है, यही कोई आधा घंटा लगेगा। पहचानूंगा कैसे? तुम्हारी पसंद की नीली साड़ी में, जिस पर पीले रंग का बॉर्डर है। मेरा चेहरा तो कई बार देख चुके हो फोटो में, और सपनों में भी तो। और तुम्हें कैसे पहचानूंगी? वही रूप जिसे तुम पसंद करती हो, काला कोट, काला पैंट और काला चश्मा। जिस समय आशीष पार्क में पहुंचा वहां काफी भीड़ और गहमा गहमी थी। रविवार का छुट्टी का दिन था, शायद इसलिए भी। वो पार्क के एक कोने में अशोक के पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। संकोची लोगों का ऐसे समय में यही हाल होता है। कुछ सहज होने पर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ज्यादातर तो सभी जोड़ों में नजर आ रहे थे। अनु कहाँ है? उसने सोचा। फिर तुरंत उसके अंदर से एक आवाज आई। क्यों, खा गए धोखा? नहीं पहचान पाए उसे, जिसके सपने रातों दिन देखा करते थे? अरे, सामने एक बेंच की कुर्सी पर अनु ही तो बैठी थी, नीली साड़ी में। वो रह रहकर इधर उधर देख रही थी। आशीष थोड़ा आगे बढ़कर दूसरे पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। अनु की पीठ उसकी आंखों के सामने थी। फिर वो जैसे ही खड़ी हुई, आशीष ने एक नजर उसे देखा। बढ़ती उम्र में भी वो बेहद खूबसूरत थी। बीते 1 साल से उसकी कल्पना में रहने वाली अनु आज हकीकत में उसके सामने थी। कुछ देर में आशीष सहज होने पर अनु की तरफ बढ़ा। तभी पापा शब्द की आवाज ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। नेहा, और यहाँ? क्या मोनिका और नेहा यहाँ तक आ गए? उसने उस ओर देखा जिधर से आवाज आई थी। एक लड़की अपने पापा को पुकार रही थी। ओह, हूबहू नेहा जैसी आवाज। उसने राहत की सांस ली, लेकिन वो आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके मन में एक बार फिर से उथल पुथल शुरू हो गई। ये ठीक है कि घर में परेशान करने वाली मोनिका के बदले प्यार देने वाली अनु मिल गई है, लेकिन क्या अनु सदा के लिए उसकी हो सकती है? उसके और अनु के प्यार की कहानी आखिर कब तक चलेगी? कितनी उम्र बची है अनु के साथ संबंधों के लिए? अनु ने एक बार खुद उससे कहा था कि इस जन्म में तो उनका मिलना संभव नहीं है, अगला जन्म लेना पड़ेगा। सच तो यही था कि इस जीवन में उसे और अनु को अपने अपने जीवन साथी के साथ ही रहना होगा। और फिर 60-61 साल की आयु के बाद समय ही कितना बचता है। अचानक आशीष के विचारों में नेहा का चेहरा सामने आ गया, जो अनु और उसके चेहरे के बीच में आकर ठहर गया। नेहा अभी पढ़ रही थी, उसका करियर बनना है और अभी शादी होनी है। अगर अनु और उसके संबंध इतने गहरे हो गए तो शायद वो दोनों अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। फिर दैहिक मिलन का ऐसा जुनून सवार होगा कि घर लौटना मुश्किल हो जाएगा। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास आशीष को सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने एक नज़र फिर अनु पर डाली। वो परेशानी से चारों तरफ देख रही थी। वो खोज रही थी अपने उस प्रेमी को जिसे इतना चाहा था कि आगे के 2 दिनों में अगर शरीर भी सौंपना पड़ता तो खुशी ही होती उसे। वो थोड़ा आगे बढ़ा और एक पेड़ की 2 शाखाओं के बीच से उसे एकटक देखने लगा। कितनी खूबसूरत, कितना भोलापन। वो पल आशीष के लिए द्वंद्व वाले थे। एक तरफ घर और बेटी नेहा का भविष्य, और दूसरी तरफ अनु का प्यार। ऐसे में क्या करे? वो झुंझला गया। तभी अनु उसे खोजती हुई उसी की तरफ आने लगी। अब समय नहीं था कुछ भी सोचने का। 2 टूक फैसले की घड़ी आ गई थी। आखिरकार जिम्मेदारियों के एहसास की जीत हुई। उसने तुरंत एक फैसला लिया
और अनु के साथ जुड़ी भावनाओं को शून्य कर उसकी तरफ पीट कर ली और तेजी से वापस जाने लगा। लेकिन तब तक अनु उसके चेहरे की एक झलक देख चुकी थी। आशीष, आशीष। पहली बार आशीष के कानों में अनु की वास्तविक आवाज ने घर बनाया। लेकिन वो रुका नहीं, तेजी से पार्क से बाहर निकल गया। अनु भी तेजी से उसके पीछे चलते हुए पुकारती जा रही थी, आशीष, आशीष, रुको ना, रुको तो, कहाँ जा रहे हो? देखो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पीछे। साड़ी की वजह से वो चाहकर भी आशीष के बराबर तेज नहीं चल पा रही थी। उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग दोनों को देखने लगे, लेकिन इससे बेखबर दोनों ही आगे बढ़ते जा रहे थे। आशीष ने अनु की पुकार अनसुनी कर अपनी चाल और तेज कर दी और सामने जाती टैक्सी को देखकर चिल्लाया, टैक्सी। अनु जब तक उसके पास पहुंचती वो टैक्सी में बैठ गया और दरवाजा बंद कर लिया। पल भर में टैक्सी ओझल हो गई और अनु उसका पिछला हिस्सा देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर आशीष दिल्ली जाने वाली ट्रेन के कंपार्टमेंट में जा घुसा। उसे डर सता रहा था कि कहीं अनु उसे ढूंढती हुई यहाँ तक ना आ जाए। कंपार्टमेंट का वो हिस्सा बिल्कुल खाली था। वो खिड़की के पास बैठकर बेचैनी से बाहर देखने लगा। कमबख्त ट्रेन चल क्यों नहीं रही है? उसने सोचा और आंखें बंद कर ली। लेकिन कब तक? बंद आंखें भी अनु का चेहरा छुपा नहीं सकी। उसने माथा पकड़ लिया और फिर से प्लेटफॉर्म पर आते जाते लोगों को देखने लगा। आशीष के मन में विचारों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। जीवन आखिर है क्या? क्या मिलना बिछुड़ना ही है जीवन? क्या ये सच है कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता? तो लोग आखिर मिलते ही क्यों हैं जो उन्हें अलग होना पड़े? काश वो सोशल मीडिया की उस साइट पर नहीं होता। काश उसे अनु नहीं मिली होती। लेकिन अब सच तो ये है कि वो मिली भी और उसके जीवन का अटूट हिस्सा भी बन गई। रह रहकर अनु के साथ सारा अतीत उसके सामने आने लगा। इसी बीच ट्रेन ने सीटी दी। उसने कुछ राहत की सांस ली। लेकिन ये क्या? जैसे ही ट्रेन के पहिए घूमे, प्लेटफॉर्म की भीड़ में एक बार फिर से वही जाना पहचाना चेहरा पल भर को दिखाई दे गया। तो अनु उसे पाने के लिए यहाँ तक आ गई। उससे अनु का इधर उधर उसे खोजता बदहवास चेहरा देखा नहीं गया। लगा कि फौरन ट्रेन से उतरकर उसे अपने गले लगा ले, हमेशा के लिए। घबरा कर उसने नजरें हटा ली। अगर एक पल के लिए भी अनु का चेहरा देखा तो शायद वो यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकेगा। उसने सोचा। ट्रेन ने थोड़ी स्पीड पकड़ी तो उसने एक बार फिर मुड़कर पीछे देखा। उसे अनु की झलक भीड़ में गुम होती दिखाई दी। मुंह पर हाथ रखकर वो रो पड़ा। आंसुओं की धार उसके चेहरे पर बिखरने लगी।